हाँ तो स्टूडेंट आज हम करने वाले हैं कम्युनिटी के क्वेश्चन। किससे क्वेश्चन करने वाले हैं? कम्युनिटी के। देखो पीडिया का हमारा सेशन चल रहा था, अभी हम स्टार्ट कर रहे हैं कम्युनिटी के। तो कम्युनिटी, पीडिया, गायनिक, इन सब के क्वेश्चन हम करते रहेंगे। ठीक है, कुछ क्वेश्चन हम कर चुके हैं कम्युनिटी के, ठीक है ना। इससे पहले वाले क्वेश्चन हम कर चुके हैं, ठीक है। तो अभी हम स्टार्ट करते हैं यहाँ से। हमारा टॉपिक भी यही चल रहा है, तो इसलिए बेस्ट रहेगा कि हम यही क्वेश्चन सेशन करें कम्युनिटी के। आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग कोवैक्सीन। कोवैक्सीन के बारे में इसमें कौन सी बात सही है? क्या पूछा गया है कि कोवैक्सीन के बारे में इसमें कौन सी बात जो है वो सही है। पहला है डूरिंग प्रिपरेशन यूज ए एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड बफर। क्या होता है एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड? क्या होता है आपको मैंने बताया है, क्या होता है? एडजुवेंट, एडजुवेंट, ठीक है ना। दूसरा स्ट्रेन, तो ये यूज किया जाता है क्या? दूसरा स्ट्रेन NIV 220 778। नेक्स्ट स्टोरेज टेम्परेचर 2 से 6 डिग्री। फॉस्फेट बफर सलाइन यूज। तो कौन सा यूज किया जाता है? तो देखो मैं बता देता हूं सबको, ये इसके अंदर यूज नहीं किया जाता है। दूसरा स्ट्रेन NIV 220-78। तो कोवैक्सीन जो वैक्सीन है इसके अंदर 220-78 यूज नहीं किया जाता है, इसके अंदर यूज किया जाता है 220-770। कौन सा यूज किया जाता है? 220-770। ये स्ट्रेन यूज किया जाता है। स्ट्रेन कौन सा? 220-770 वाला स्ट्रेन जो है वो इसके अंदर यूज किया जाता है। स्टोरेज टेम्परेचर देखो -2 से -6 नहीं होता, कितना होता है? 2 से 6 डिग्री। नॉर्मल 2 से 6 होता है, माइनस नहीं होता, इसलिए गलत है। फॉस्फेट बफर सेलाइन, इसके अंदर जो यूज किया गया है वो क्या है? फॉस्फेट बफर सेलाइन जो है वो क्या है? इसके अंदर यूज किया गया है, इसके पीएच को मेंटेन करने के लिए यूज किया जाता है। आगे समझ में? तो इसका आंसर क्या है? वो है डी। क्या आंसर है? डी। आप सब पढ़ रहे हो, आपको पढ़ाया है वहीं से क्वेश्चन है, आगे जाकर के वही क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। तो इसका आंसर क्या रहने वाला है? डी जो है इसका आंसर रहने वाला है। आगे चले, चलो बताइए। सडन आउटब्रेक ऑफ डिजीज अकरेंस ओवर वेरी वाइड एरिया। अचानक से एक डिजीज है जो कहां पर फैल रही है? वेरी वाइड एरिया के अंदर, मे कवर इंटरनेशनल बाउंड्रीज, और जो कहां तक फैल गई है? इंटरनेशनल बाउंड्रीज अफेक्टिंग द लार्ज नंबर ऑफ पीपल। तो देखो मैंने पहले ही बताया था कि अगर किसी एक ही बाउंड्री के अंदर डिजीज रहती है उसको क्या बोलते हैं? एंडेमिक। क्या बोलते हैं? जैसा कि ये हमारे पास एक कंट्री है या फिर एक शहर है, इस शहर के अंदर हमें पता है कि हर साल कितने केस आते हैं? 200। कितने आते हैं? 200 केस आते हैं हर बार। कभी यहाँ पर 150 आ रहे हैं, कभी 200, ठीक है ना, कभी 170, ठीक है ना, कभी 190, कभी 200, इतने केस आ रहे हैं, हर बार आ रहे हैं। तो ये कंडीशन कहलाती है एंडेमिक। कौन सी कंडीशन होती है? एंडेमिक कंडीशन होती है। लेकिन कभी क्या आ गए, यहाँ पर 200 था हमारा और आपकी बार केस आ गए यहाँ से 300। कितने केस आ गए? 300 केस आ गए। कितने केस आ गए? हमारी अपेक्षा कितनी थी? हर बार 200 की कितने ही आते हैं, इसी के अंदर रहते हैं। लेकिन अब की बार जो केस है वो कितने आ गए? उस बाउंड्री को क्रॉस किया। क्या किया है? उस जो हमारा एक्सपेक्टेशन जो था उससे ज्यादा आ गए, उसको क्या बोलेंगे हम? एपिडेमिक। क्या बोलेंगे उसको? एपिडेमिक। क्या बोलेंगे उसको? एपिडेमिक, ठीक है ना। और याद रखना, अगर इसको कंट्रोल नहीं किया गया और बहुत ज्यादा फैला तो ये और इंटरनेशनल बाउंड्रीज को कवर कर जाए, देश से बाहर चला जाए, फिर क्या बोलते हैं इसको हम? पैंडेमिक। क्या बोलते हैं? पैंडेमिक। याद रखना पैंडेमिक जो होती है, पैंडेमिक पहले क्या होती है? एपिडेमिक ही होती है। पहले क्या होती है? एपिडेमिक ही होती है। और अगर उसको कवर नहीं किया गया, उसको कंट्रोल नहीं किया गया, तो क्या हो जाती है? वो पैंडेमिक कहलाती है। तो यहाँ पर यही पूछा है कि इंटरनेशनल बाउंड्रीज को कवर किया है तो क्या कहलाएंगे उसको हम? पैंडेमिक। क्या बोलेंगे उसको? पैंडेमिक बोलेंगे, ठीक है ना। एंडेमिक, एपिडेमिक के बारे में मैं आपको बता चुका हूं। किसी पर्टिकुलर एरिया के अंदर अगर आती है उसको क्या बोलते हैं हम? एंडेमिक बोलते हैं, ठीक है ना। और वहां से अगर बाहर होती है उसको क्या बोलते हैं हम? एपिडेमिक। लेकिन यहाँ पर इंटरनेशनल बाउंड्रीज के बारे में पूछा है तो आंसर क्या जाएगा हमारा? बी यहाँ पर आंसर जाएगा, ठीक है। समझ में आ गया? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़े। केस फर्टिलिटी रेट इज, आपने पढ़ा है कि केस फर्टिलिटी रेट क्या होता है? आपने पढ़ा है, बताइए इसका आंसर क्या है? स्पीडिंग पावर ऑफ डिजीज। ए, बी है किलिंग पावर ऑफ ए डिजीज इन ए टाइम, सी है किलिंग पावर ऑफ डिजीज विथ नो टाइम इंटरवल, डी है रेसिस्टेंस ऑफ डिजीज। क्या है इसका आंसर? तो किसी भी डिजीज की, किसी भी बैक्टीरिया वायरस की जो किलिंग पावर होती है, क्या होती है? किलिंग पावर, उसको क्या बोलते हैं हम? केस फर्टिलिटी रेट बोलते हैं, मतलब CFR। क्या बोलते हैं उसको? CFR बोलते हैं।
अब उसके मरने की जो है उसके अंदर कोई टाइम ड्यूरेशन जो है वो फिक्स नहीं होता है, कोई टाइम ड्यूरेशन उसके बाद फिक्स नहीं होता है। तो देखो किलिंग पावर ऑफ डिजीज, ये भी सही है, किलिंग पावर ऑफ डिजीज इन ए टाइम, एक टाइम के अंदर नहीं होता कभी भी। तो किलिंग पावर ऑफ डिजीज विथ नो टाइम इंटरवल, तो आंसर क्या जाएगा? सी यहां पर आंसर जाएगा। क्या आंसर जाएगा? सी। सी आंसर किसका? CFR, केस ऑफ फर्टिलिटी रेट, क्या बोलते हैं उसको? CFR। और हम पढ़ चुके हैं कि किसी भी बैक्टीरिया वायरस की किलिंग पावर जो होती है मारने की, उसको क्या बोलते हैं हम? CFR। ठीक है ना? हाँ, स्पीडिंग नहीं होता, रेसिस्टेंस नहीं होता, आंसर क्या जाएगा? सी हमारा यहाँ पर आंसर जाने वाला है। आ गई समझ में? अब क्वेश्चन इस तरीके से आते हैं, आप पढ़ रहे हो, अब थ्योरी पढ़ो, अच्छे से थ्योरी पढ़ो, लेकिन जब क्वेश्चन सेशन करो तो उसका ये फायदा है। ठीक है, इस तरीके से क्वेश्चन पुट अप होते हैं। चलो नेक्स्ट बताइए। A new effective treatment is initiated. A new effective treatment is initiated and all other factors remain the same. Which of the following is most likely to happen? A new effective treatment is initiated. एक नया ऐसा ट्रीटमेंट लाए हैं, ठीक है, इफेक्टिव ट्रीटमेंट, जिससे क्या हुआ है? फैक्टर क्या है? रिमेन है। फैक्टर जो क्या है? रिमेन है। Which of the following is most likely to happen? क्या आंसर है? ठीक है ना? यहाँ पर लिखा इंसिडेंस विल नॉट चेंज, इंसिडेंट चेंज नहीं होता। दूसरा है प्रीवैलेंस विल नॉट चेंज। अगर आप एक चीज सोचो, अगर किसी कम्युनिटी के अंदर आप कोई नया ट्रीटमेंट लाए हैं, ठीक है ना, और वो काम कर रहा है, तो आप जो कम्युनिटी के अंदर पहले से जो डिजीज है, आप उनको क्या कर सकते हो? उसे ठीक कर सकते हो। सिंपल सी बात है, कोई नया ट्रीटमेंट लाए हैं तो कम्युनिटी के अंदर जो डिजीज है उनके लिए तो लाए हैं, तो उन्हीं के लिए लाए हो। जो पहले से डिजीज मौजूद होती है उसको क्या बोलते हैं? इंसिडेंस या प्रीवैलेंस? जो पहले से डिजीज मौजूद है उसको क्या बोलते हैं? प्रीवैलेंस। क्या बोलते हैं उसको? प्रीवैलेंस। तो अब आप कोई भी लाए हो तो आप किसको कंट्रोल कर सकते हो? प्रीवैलेंस। किसको कंट्रोल कर सकते हो आप? प्रीवैलेंस को कंट्रोल कर सकते हो। इंसिडेंस को कंट्रोल नहीं कर सकते, क्योंकि इंसिडेंस तो न्यू केस आते हैं, अलग अलग आते हैं, वो आएंगे तभी तो उसके लिए आप कुछ करोगे। तो आपने क्या किया है, यहाँ पर यही लिखा है कि ऐसा फैक्टर लाए हो जिससे रुक गए हैं, तो आप प्री बैलेंस को रोक सकते हो, इंसिडेंस को रोक नहीं सकते। ठीक है ना? जो आया ही नहीं है उसके बारे में क्या पता आपको? ठीक है, तो आप प्री बैलेंस विल नॉट चेंज, नहीं, प्री बैलेंस को चेंज कर सकते हैं। नाइदर इंसिडेंस नॉर प्री बैलेंस, इंसिडेंस नहीं। आंसर क्या जाएगा यहाँ पर? इंसिडेंस विल नॉट चेंज। आप नया कुछ भी ला करके इंसिडेंस को नहीं रोक सकते, आप प्री बैलेंस को रोक सकते हो। किसको रोक सकते हो? आप प्री बैलेंस को रोक सकते हो, क्योंकि वो आपके पास है, आपने देखा है क्या नहीं है, तो आप प्री बैलेंस को रोक सकते हो, इंसिडेंस को नहीं रोक सकते हो, तो इंसिडेंस को चेंज नहीं कर सकते। यहाँ पर आंसर क्या जाएगा हमारा? ए। देखो इतने आसान आंसर नहीं है, ठीक है ना? हाँ, आंसर क्या जाएगा? ए यहाँ पर हमारा आंसर रहने वाला है। ठीक है, हाँ, आपने इंसिडेंस पढ़ा है, प्री बैलेंस पढ़ा है, सब चीज आपने पढ़ी है, लेकिन जब क्वेश्चन करोगे तो इस तरीके से। ठीक है, चलो नेक्स्ट। ए प्राइमरी हेल्थ सेंटर, PSC, किसके बारे में बात की जा रही है? PSC रिपोर्ट 40 से 50 केस इन दी वीक। एक वीक के अंदर एक कम्युनिटी है, वहां पर 40 से 50 केस आते हैं। ठीक है ना? दिस वीक देयर इज 48 केस, और इस वीक कितना आ गए हैं? 48 केस आ गए नॉर्मली। बेस्ड ऑन प्रीवियस रिकॉर्ड दिस इज कॉल्ड, क्या बोलेंगे उसको? क्या है वो कंडीशन? एपिडेमिक की कंडीशन है, स्पोडिया की कंडीशन है, एंडेमिक कंडीशन है, आउटब्रेक की कंडीशन है। अब बताइए क्या कंडीशन है? क्या कंडीशन है? थोड़ा दिमाग लगाओ, मैं पहले बता चुका हूं आपको कि PSC है, वह उस PSC के अंदर एक कम्युनिटी है, उस कम्युनिटी के अंदर कितने केस आते हैं? 40 से 50 केस नॉर्मली आते हैं, और इस बार कितने आ गए हैं? 48 केस। तो कौन सी डिजीज है वो? तो मैंने पहले बताया है कि एक बाउंड्री है और उस बाउंड्री में 40 से 50 केस आते हैं, उनको पता है हर बार, और अब की कितने आए हैं? 48 केस आए हैं। तो जो एक्सपेक्टेशन थी उसी के अंदर तो आए हैं, जो एक्सपेक्टेशन है हमारी उसी के अंदर आए हैं, और एक्सपेक्टेशन के अंदर आना ही क्या कहलाता है? एंडेमिक कहलाता है। क्या कहलाता है? एंडेमिक। लेकिन अगर हमारी एक्सपेक्टेशन से बाहर आ जाते हैं तो फिर क्या कहलाता है? वो एपिडेमिक। क्या कहलाता है? एपिडेमिक। तो यहाँ पर बस घुमाया है थोड़ा सा, क्वेश्चन है वही है। ठीक है ना? तो हमारी एक्सपेक्टेशन थी 50 तक, उतने ही आए हैं, तो कंडीशन क्या कहलाएगी? एंडेमिक। कौन सी कंडीशन? एंडेमिक। समझ में आ गया क्वेश्चन? चलो नेक्स्ट। हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन आर कॉल्ड एज, हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन किसको बोलते हैं? तो किसको बोलते हैं? नोजोकोमियल इन्फेक्शन। किसको बोलते हैं? नोजोकोमियल इन्फेक्शन। और नोजोकोमियल इन्फेक्शन मोस्ट कॉमन कौन सा होता है? कौन सा होता है?
नोजोकोमियल इन्फेक्शन कौन सा होता है? कौन सा होता है? यूटीआई। कौन सा होता है? यूटीआई। देखो, हॉस्पिटल के अंदर पेशेंट आया और पेशेंट हॉस्पिटल के अंदर आने के बाद हॉस्पिटल के अंदर एडमिट है, क्या है? हॉस्पिटल के अंदर एडमिट है, और एडमिट होने के कितने घंटे? 48 घंटे। कितने घंटे? और कितने घंटे पहले? डिस्चार्ज होने से 24 घंटे पहले उसको क्या है? कोई इन्फेक्शन है। क्या है? कोई इन्फेक्शन। तो उसको बोलते हैं नोजोकोमियल इन्फेक्शन। कौन सा इन्फेक्शन? नोजोकोमियल इन्फेक्शन। और वो नोजोकोमियल इन्फेक्शन का मतलब होता है कि उसको जो अभी इन्फेक्शन हुआ है वो घर था तब उस पर नहीं था, लेकिन अभी हॉस्पिटल के अंदर आया है, हॉस्पिटल की वजह से क्या हुआ? उसको इन्फेक्शन हुआ। उसको क्या बोलते हैं? नोजोकोमियल। और मोस्ट कॉमन ऐसा इन्फेक्शन जो होता है हॉस्पिटल के अंदर वो कौन सा होता है? यूटीआई। कौन सा होता है? यूटीआई इन्फेक्शन मोस्ट कॉमन। कभी एग्जामिनर यहाँ पर पूछा है कि कौन हॉस्पिटल में होने वाले इन्फेक्शन क्या बोलते हैं? नोजोकोमियल। मोस्ट कॉमन कौन सा होता है? तो यूटीआई। कौन सा होता है मोस्ट कॉमन? यूटीआई होता है। मोस्ट डेंजरस कौन सा होता है? या तो पूछ ले मोस्ट डेंजरस, या तो क्या पूछ ले? मोस्ट डेंजरस नोजोकोमियल इन्फेक्शन कौन सा है ये पूछ ले, या एग्जामिनर ये पूछ ले कि आईसीयू के अंदर, किसके अंदर? आईसीयू के अंदर कौन सा नोजोकोमियल इन्फेक्शन होता है? तो कौन सा होता है? कौन सा होता है? बैप। कौन सा होता है? बैप। और बैप का मतलब होता है वेंटिलेटर एसोसिएटेड निमोनिया। कौन सा होता है? वेंटिलेटर। कौन सा होता है? वेंटिलेटर एसोसिएटेड निमोनिया। कौन सा होता है? वेंटिलेटर एसोसिएटेड निमोनिया। डेंजरस होता है आईसीयू के अंदर। देखो ये कैसे होगा पता है आपको? पेशेंट है, पेशेंट क्या लगा है? मास्क। आपने अच्छे से क्लीन नहीं किया, पानी को क्लीन नहीं किया, ठीक है ना, पेशेंट को इन्फेक्शन हो जाएगा, ठीक है ना, क्या हो जाएगा? निमोनिया। क्या होगा? निमोनिया, ठीक है ना। यहाँ पेशेंट आया पेट दर्द को लेकर के और पेशेंट को थोड़ा रखा हॉस्पिटल के अंदर, आपने क्या लगाया? कैथेटर, हाइजीन को मेंटेन नहीं किया, पेशेंट को क्या हो गया? यूटीआई। इस तरीके से इन्फेक्शन होते हैं जो हॉस्पिटल के स्टाफ की वजह से होते हैं, स्टूडेंट की वजह से होते हैं, इसलिए क्या बोलते हैं उसको? नोजोकोमियल इन्फेक्शन। आगे बात समझ में? तो नोजोकोमियल इन्फेक्शन को क्या बोलते हैं? हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन। क्या आंसर जाएगा? बी। क्या आंसर जाएगा हमारा? बी यहाँ पर आंसर जाएगा। ये दोनों भी आपको याद रखने। मोस्ट कॉमन यूटीआई होता है, मोस्ट डेंजरस या आईसीयू के अंदर होने वाला कौन सा होता है? बैक। कौन सा होता है? बैक। वेंटिलेटर एसोसिएटेड निमोनिया। आगे समझ में? ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? विच इज इनडायरेक्ट मोड ऑफ ट्रांसमिशन। इनडायरेक्ट मोड ऑफ ट्रांसमिशन क्या है? एक तो होता है डायरेक्ट ट्रांसमिट हो गया, एक क्या है? इनडायरेक्ट। तो डायरेक्ट हमने सब पढ़ा है। हैंड कॉन्टेक्ट क्या है? डायरेक्ट है। थ्रो प्लेसेंटा डायरेक्ट है। डॉग बाइट ने डायरेक्ट काटा है। लेकिन वेक्टर बोर्न जो है वो क्या होता है? इनडायरेक्ट। कौन सा होता है? वेक्टर बोर्न कैसा होता है? इनडायरेक्ट होता है, ठीक है ना। तो आंसर क्या जाएगा यहाँ पर? सी जो है वो हमारा आंसर रहने वाला है। कौन सा आंसर रहने वाला है? सी जो है वो हमारा आंसर रहने वाला है। एक तो होता है वेक्टर बोर्न, एक होता है व्हीकल बोर्न। इनडायरेक्ट के दो टाइप्स होते हैं, एक वेक्टर बोर्न और एक व्हीकल बोर्न, ठीक है ना। तो ये कौन सा है? वेक्टर बोर्न। आगे बात समझ में? ठीक है ना। आंसर क्या जाएगा? सी यहाँ पर हमारा आंसर रहने वाला है, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़े। बताओ, पढ़ा दिए हैं सब आपको, आपको आंसर आने चाहिए सबके। न्यूनेट बोर्न टू वुमन इन्फेक्टेड विद हेपेटाइटिस बी। एक बच्चा है जो किसके पैदा हुआ है? जो इन्फेक्टेड मदर थी। किससे? हेपेटाइटिस बी से। एक मदर इन्फेक्टेड थी, उसके क्या हुआ है? एक बच्चा पैदा हुआ है। शुड अंडरगो विच ट्रीटमेंट। उसको क्या ट्रीटमेंट हम देंगे? अच्छे से मैं जब वैक्सीनेशन पढ़ाया वहां पर आपको बता चुका हूँ ये, ठीक है ना। तो ये क्या लिखा है? हेपेटाइटिस बी वैक्सीन 8 बर्थ एंड 1 मंथ। हेपेटाइटिस बी की वैक्सीन लगाएंगे 8 बर्थ एंड 1 मंथ, पहला। दूसरा है हेपेटाइटिस बी इम्यूनोग्लोबुलिन 8 बर्थ, नो हेपेटाइटिस वैक्सीन। इम्यूनोग्लोबुलिन लगाएंगे, हेपेटाइटिस वैक्सीन नहीं लगाएंगे। सी पूछ रहा है हेपेटाइटिस बी इम्यूनोग्लोबुलिन विद 48 आवर ऑफ बर्थ एंड हेपेटाइटिस वैक्सीन 8 मंथ। और डी पूछ रहा है हेपेटाइटिस बी इम्यूनोग्लोबुलिन विद 12 आवर्स ऑफ बर्थ एंड हेपेटाइटिस वैक्सीन 8 बर्थ 1 मंथ एंड 6 मंथ। मैंने जब आपको पढ़ाया वहां पर बताया है कि हेपेटाइटिस, अगर मदर इन्फेक्टेड है हेपेटाइटिस बी से और उसके बच्चा पैदा हो रहा है तो उसको विद इन 12 आवर्स के अंदर, कितने के अंदर? विद इन 12 आवर्स के अंदर इम्यूनोग्लोबुलिन भी लगाएंगे और हेपेटाइटिस बी की वैक्सीन भी लगाएंगे। वो बात यहाँ पर कहाँ सही है? तो अगर वो बात अगर हम देख रहे हैं तो कहाँ पर सही है? वो डी में सही है। ये मैंने आपको क्लियर लिखाया है, ठीक है ना। 12 आवर्स के अंदर दोनों लगाएंगे अगर इन्फेक्टेड मदर के पैदा हुआ है। यहाँ पर लिखा है वैक्सीन 8 बर्थ 1 मंथ, नहीं, ऐसा नहीं है।
इम्यूनोग्लोबिन लगा रहे हैं लेकिन वैक्सीन नहीं लगा रहे, ये भी गलत हो गया। हैबिट 48 घंटे की बात ही नहीं है, 12 घंटे की बात है। कितने की बात है? 12 घंटे। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, और आंसर क्या जाएगा इसका? डी जो है वो हमारा आंसर यहाँ पर रहने वाला है। आगे समझ में? ठीक है, आगे चलते हैं। चलो, ए नर्सिंग ऑफिसर गिवन ए कोविशील्ड वैक्सीन। देखो दो वैक्सीन हमें कोरोना मोस्ट लगाई है। कोविशील्ड, कौन सी? कोविशील्ड। कोविशील्ड कैसी? और एक है कोवैक्सीन, कौन सी है? कोवैक्सीन। अच्छा, इनमें लाइव वैक्सीन कौन सी है? तो कोविशील्ड इज ए लाइव वैक्सीन। कोविशील्ड कैसी है? लाइव वैक्सीन है। और कोवैक्सीन क्या है? किल्ड। कोवैक्सीन क्या है? किल्ड वैक्सीन है, ठीक है ना? हाँ, तो यहाँ पूछा है कि कोविशील्ड वैक्सीन अगेंस्ट द कोविड-19 लगाई है। विच ऑफ द फॉलोइंग रिकमेंडेड वायरस इंजेक्टेड इन दिस वैक्सीनेशन? कौन सा वायरस इंजेक्ट किया है बॉडी के अंदर? कोरोना वायरस, एडिनो वायरस, राइबो वायरस, पैरामिक्सो वायरस। कौन सा किया है? कौन सा किया है? एडिनो वायरस। कौन सा? मुझे पता था तुम यही जाओगे। कौन सा वायरस किया है? एडिनो वायरस। कौन सा वायरस? एडिनो वायरस हमने यूज किया है। कौन सा यूज किया है? एडिनो वायरस। कोविशील्ड के अंदर कौन सा वायरस यूज किया है? एडिनो वायरस यूज किया है। आगे समझ में? ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए। ए 3 ईयर ओल्ड कंप्लीटली इम्यूनाइज्ड चाइल्ड, एक 3 साल का बच्चा है जो कंप्लीटली क्या हो गया है? अनइम्यूनाइज्ड चाइल्ड है, मतलब 3 साल का बच्चा है, उसको अभी कोई वैक्सीन नहीं लगी है। टू एन इम्यूनाइजेशन क्लिनिक, और वो कहां पर आया है? क्लिनिक पर आया है, 8 PSC। फर्स्ट टाइम ही शुड रिसीव, उसको क्या क्या हम लगाएंगे? समझ में आ गई बात? समझ में आ गया क्वेश्चन? 3 साल का बच्चा है, कोई वैक्सीन उसको नहीं लगा, पहली बार PSC पर आया है, कौन कौन सा वैक्सीन हम उसको लगाएंगे? पहला लिखा है BCG, लगाएंगे क्या? तो ये तो यही गलत हो गया, क्योंकि BCG 1 साल के बाद नहीं लगाते हैं, तो ये गलत हो गया। तो पूरा ये तो गलत हो गया, ठीक है। दूसरा बात करते हैं DT। दूसरा कौन सा? DT। तो DT तो हम कब लगाते हैं? 6 साल के बाद। कब लगाते हैं? 6 साल के बाद। 6 साल से पहले DT लगता है, DPT लगता है। DT लगता है तो 6 साल के बाद। कब लगता है? 6 साल के बाद, ठीक है ना? हाँ, तो DT बाद में लगता है। OPV तो लगता है, मीजल्स लगता है, विटामिन ए लगता है, ये भी लग जाए। ये यहाँ पर BCG लगेगा, DPT BCG नहीं लगेगा। ये यहाँ पर गलत हो गया, क्योंकि 1 साल के बाद BCG नहीं लगता। तो अब बचा कौन सा है हमारे पास? DPT लगेगा, बिल्कुल लगेगा, OPV लगेगा, मीजल्स लगेगा, विटामिन ए लगेगा। तो यहाँ पर आंसर क्या जाएगा हमारा? डी आंसर। क्या आंसर जाएगा हमारा? डी जो है यहाँ पर हमारा आंसर जाएगा। समझ में आ गया क्वेश्चन? समझ में आया क्वेश्चन? क्या आंसर क्या लगेगा? डी जो है वो यहाँ पर हमारा आंसर रहेगा, ठीक है ना? हाँ, नेक्स्ट। दी एफिशिएंसी ऑफ कोल्ड चेन सिस्टम फॉर ओरल पोलियो वैक्सीन। कोल्ड चेन सिस्टम के बारे में बात कर रहे हैं, किसके बारे में? OPV के बारे में। किसके बारे में? OPV के बारे में। एज मॉनिटर बाय वैक्सीन वाइल मॉनिटर BVM बी डिपेंड ऑन, किस पर डिपेंड होती है? पहला है चेंज इन दी कलर ऑफ वैक्सीन, वैक्सीन का कलर क्या हो जाए? चेंज हो जाए। दूसरा लिखा है टेम्परेचर इंडिकेटर ऑफ द सिस्टम। तीसरा लिखा है वायरल पोटेंसी टेस्ट। और तीसरा लिखा है चेंज इन कलर ऑफ मॉनिटर। क्या आंसर जाएगा? है तो यहाँ पर आंसर जाएगा, वो जाएगा चेंज इन कलर ऑफ मॉनिटर। क्या आंसर जाएगा? चेंज इन कलर ऑफ मॉनिटर। डी यहाँ पर आंसर जाएगा। क्या आंसर जाएगा? डी, क्योंकि वैक्सीन वाइल मॉनिटर जो होती है, इसके अंदर क्या होती है? सेंटर के अंदर क्या होता है? हीट सेंसिटिव चिप लगी होती है, ठीक है ना? और वो हमने इसके बारे में बताया है। क्या बताया है? 4 होती है। एक तो क्या होता है? एक तो अगर ब्लू है, क्या है कलर? क्या है? ब्लू और व्हाइट है। देखो, एक तो कौन सा कलर है? ब्लू और व्हाइट कलर आपको देखने को मिल रहा है, ठीक है ना? तो हम क्या करेंगे? नॉर्मल है, वैक्सीन लगा देंगे। दूसरा क्या देखने को मिल रहा है? हमें ब्लू देखने को मिल रहा है। क्या देखने को मिल रहा है? ब्लू। और दूसरा क्या है? लाइट ब्लू। कौन सा? लाइट ब्लू देखने को मिल रहा है। तब भी हम क्या करेंगे? वैक्सीन लगा देंगे। तब भी वैक्सीन लगा देंगे। तीसरी कंडीशन होती है कि एक हमें क्या देखने को मिल रहा है? ब्लू देखने को मिल रहा है। दूसरा भी क्या देखने को मिल रहा है? हमें ब्लू देखने को मिल रहा है, तो हम वैक्सीन नहीं लगाएंगे। तीसरा क्या है? ब्लू देखने को मिल रहा है। क्या देखने को मिल रहा है? ब्लू। और नीचे वाला क्या है? डार्क ब्लू है। क्या है? डार्क ब्लू है। तो इस कंडीशन में भी हम वैक्सीन नहीं लगाएंगे। ये क्या होता है? हमारा वैक्सीन वाइल मॉनिटर। इस तरीके से वैक्सीन की पोटेंसी को क्या है? चेक किया जाता है, ठीक है ना? तो आंसर क्या जाएगा यहाँ पर हमारा? डी। क्या आंसर जाएगा? डी यहाँ पर हमारा आंसर जाएगा। समझ में आ गया क्वेश्चन? ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। विच इज ट्रू अबाउट BCG। BCG के बारे में क्या बात सही है?
तो बीसीजी के बारे में बहुत सारी बातें हैं जो मैं आपको बता चुका हूं। सबसे पहले बीसीजी की जो वैक्सीन होती है इसकी फुल फॉर्म क्या है? बैसिलस कालमेट यूरिन। क्या है? बैसिलस कालमेट यूरिन, पहला। दूसरा किसके लिए लगाई जाती है? ये तो टीबी से प्रिवेंट करने के लिए। किसके लिए लगाई जाती है? टीबी से प्रिवेंट करने के लिए। किससे डाइल्यूट की जाती है? किससे? नॉर्मल सैलाइन में। किसमें डाइल्यूट की जाती है? अब नॉर्मल सैलाइन में डाइल्यूट कर रहे हैं तो कैसी है ये? डेरिवेटेड है, ड्राइड वैक्सीन है। कैसी वैक्सीन होती है? ड्राइड वैक्सीन है। कैसी होती है? ड्राइड वैक्सीन होती है। कब लगाते हैं इसको? तो 1 साल के अंदर। किसके अंदर लगाते हैं? 1 साल के अंदर 1 ईयर तक लगा सकते हैं। वैसे 8 बर्थ लगाते हैं। अगर 8 बर्थ लगेगी, किसकी बात कर रहे हैं? अगर 8 बर्थ आप बीसीजी को लगाते हो तो कितना लगा? 0.05 ml। कितने लगाओगे? 0.05 ml। अगर आप 1 महीने के बाद लगाते हो, कितने के बाद? 1 महीने के बाद लगाते हो तो कितनी लगाओगे आप? 0.1 ml। कितनी लगाओगे? 0.1 ml लगाओगे। ठीक है ना? ये किसके बारे में? बीसीजी के बारे में। और बात जो है बीसीजी के बारे में वो ये है कि बीसीजी की वैक्सीन जो है वो किससे प्रोटेक्ट करती है? ब्लैडर कैंसर से। किससे प्रोटेक्ट करती है? ब्लैडर कैंसर से क्या करती है? प्रोटेक्ट करती है। ये भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा है। नेक्स्ट बात ये है कि कुछ क्या करती है? लेप्रोसी से भी क्या करती है? 20 से 40%। कितना परसेंट? 20 से 40% किससे बचाती है? लेप्रोसी से। किससे बचाती है? लेप्रोसी से भी बचाती है। और 1 साल तक इसको हम मैक्सिमम 1 साल तक हम दे सकते हैं, 1 साल के बाद नहीं देते हैं। नेक्स्ट इसके बारे में बात है वो ये है कि बीसीजी की जो हम वैक्सीन बनाते हैं उसमें स्टेन जो यूज किया जाता है वो डेनिस क्या यूज किया जाता है? डेनिस 1331 यूज किया जाता है। मैंने आपको पहले बता चुका हूं जब लिखाया है। ठीक है ना? ये क्या है? इसके अंदर यूज किया जाता है। ठीक है ना? तो इसका आंसर क्या है? डिस्टिल वाटर यूज किया जाता है क्या? नहीं किया जाता। ठीक है ना? साइड फॉर इंजेक्टेड इन क्लीन विद स्पिरिट नहीं करते। जब बीसीजी वैक्सीन लगाते हैं उसको क्लीन नहीं करते हैं क्योंकि उसकी पोटेंसी क्या हो जाती है? खराब हो जाती है। मॉन्टेक्स टेस्ट पॉजिटिव इन 6 वीक। मॉन्टेक्स टेस्ट पॉजिटिव इन 6 वीक। ठीक है ना? 6 वीक पर नहीं आता, लेट 14 वीक के समथिंग आता है। कब आता है? 8 से 14 वीक। कब आता है? 8 से 14 वीक पर क्या है? पॉजिटिव आता है मॉन्टेक टेस्ट। ठीक है ना? अच्छा, WHO रिकमेंडेड डेनिस 1331 फॉर वैक्सीन प्रोडक्शन। ये बिल्कुल सही है। स्ट्रेन जो यूज किया जाता है वो कौन सा यूज किया जाता है? डेनिस 1331 क्या है? इसके अंदर यूज किया जाता है। ठीक है? आंसर क्या जाएगा? डी यहाँ पर हमारा आंसर रहने वाला। कौन सा आंसर? डी यहाँ पर हमारा आंसर रहने वाला है। ठीक है ना? क्वेश्चन की प्रैक्टिस करो, जल्दी क्वेश्चन किया जाए। ठीक है ना? हाँ, आप जितना ज्यादा क्वेश्चन करोगे उतना ही रहेगा। एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ विच वैक्सीन कैन रिजल्ट इन पैरालाइसिस इन चिल्ड्रन। कौन सी वैक्सीन है वो पैरालाइसिस कॉज करती है? तो पोलियो की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं हम? पोलियो की बात करते हैं। पोलियो की 3 वैक्सीन लगा सकते हैं। कितनी? 3। एक आती है ओपीबी। कौन सी आती है? ओपीबी। एक आती है आईपीबी और तीसरी आती है एफआईपीबी। कौन सी आती है? एफआईपीबी। ओपीबी कब लगती है? 0 डोज। क्या लगती है? 0 डोज कब लगती है? 8 बर्थ। कब लगती है? 8 बर्थ। रूट कौन सा रहता है? ऑरल। कौन सा रूट रहता है? ऑरल रूट रहता है। ठीक है ना? और उसके बाद 6 वीक पर लगती है, 12 वीक पर, फिर 14 वीक पर। ठीक है? इस तरीके से क्या है लगती है? कौन सी? ओपीवी। ठीक है? 5 डोज लगती है। कितनी? 5 डोज। ठीक है? आईपीवी की अगर हम बात करें तो ये कैसी होती है? ये लाइव है। ये कौन सी वैक्सीन होती है? लाइव वैक्सीन है। आईपीवी क्या है? किल्ड वैक्सीन है। कौन सी है? किल्ड वैक्सीन है। ठीक है ना? आईपीवी को और किस नाम से जाना जाता है? साल के नाम से। आईपीवी को और किस नाम से जाना जाता है? साल के नाम से जाना जाता है क्योंकि इसने इसको क्या किया है? डिस्कवर किया है। आईपीवी की याद रखना एक ही डोज लगती है। आईपीवी की ओनली कितनी डोज लगती है? एक ही डोज लगती है। और कब लगती है? 14 वीक पर। कितना वीक पर? 14 वीक पर आईपीवी की एक ही डोज लगती है। ठीक है? नेक्स्ट बात करें एफआईपीवी। एफआईपीवी की बात करें तो एफआईपीवी जो है इसकी फुल फॉर्म है फ्रैक्शनल इनएक्टिवेटेड पोलियो वैक्सीन। क्या है? फ्रैक्शनल इनएक्टिवेटेड पोलियो वैक्सीन, मतलब किल्ड है। कब लगती है? तो फर्स्ट डोज लगती है 6 वीक पर। कब लगती है फर्स्ट डोज? 6 वीक पर। और सेकंड डोज लगती है 14 वीक पर। कितने वीक पर? 14 वीक पर। कहानी इसके अंदर ये है कि ये तो लगेगी ही बच्चे को, एक तो लगती है, लेकिन अगर आपने 6 वीक पर एफआईपीवी लगाया है तो 14 वीक पर इसकी सेकंड डोज लगेगी। लेकिन अगर आप एफआईपीवी को लगाना क्या करके भूल गए 6 वीक पर, तो फिर आप क्या करो? एफआईपीवी मत लगाओ, ओनली एक ही वैक्सीन लगा दो। कौन सी? आईपीवी की एक ही वैक्सीन लगा दो। कब लगा दो? 14 वीक पर। कितना वीक पर? 14 वीक पर। आगे समझ में? ठीक है ना? ये इनके बारे में है। ठीक है? तो यहाँ पर पूछा है आईपीवी और याद रखना ओपीवी किसकी बात करते हैं हम? ओपीवी क्या करती है? पैरालाइसिस। BA
BAPP क्या कॉज करती है? BAPP BAPP कॉज करती है कौन सी वैक्सीन? OPV। कौन सी? OPV, ठीक है ना। हाँ, और इसकी फुल फॉर्म क्या है? वैक्सीन एसोसिएटेड पैरालाइसिस पोलियो। क्या है? वैक्सीन, क्या है इसकी फुल फॉर्म? वैक्सीन एसोसिएटेड पैरालाइसिस पोलियो। पैरालाइसिस पोलियो कौन सी कॉज करती है? OPV। कौन सी कॉज करती है? OPV कॉज करती है, ठीक है ना। तो अब यहाँ पर आंसर क्या जाएगा हमारा? मीजल्स वैक्सीन नहीं, मीजल्स वैक्सीन क्या कॉज करती है? TSS, टॉक्सिक शॉक सिंड्रोम। क्या कॉज करती है? टॉक्सिक शॉक सिंड्रोम, ठीक है ना। सेविन वैक्सीन, सेविन किसको बोलते हैं? OPV का ही दूसरा नाम क्या है? सेविन है। OPV का ही दूसरा नाम क्या है? सेविन है, ठीक है ना। तो आंसर क्या जाएगा? बी। क्या आंसर जाएगा? बी, क्योंकि OPV का ही दूसरा नाम क्या है? सेविन है। सेविन ने क्या किया? इसको डिस्कवर किया है। और कब डिस्कवर किया है इसको? 1957 में। कब किया है? 1957 के अंदर। आगे समझ में, ठीक है ना। तो आंसर DT नहीं करती, DPT नहीं करती, तो आंसर क्या जाएगा हमारा? OPV। OPV को ही क्या बोलते हैं? हम सेवन बोलते हैं। एग्जाम ने थोड़ा क्वेश्चन घुमाया है, ठीक है ना। हाँ, आंसर क्या जाएगा यहाँ पर हमारा? बी आंसर जाएगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बताइए, विच वैक्सीन इज कॉन्ट्राइंडिकेटेड प्रेगनेंसी? प्रेगनेंसी के अंदर कौन सी वैक्सीन कॉन्ट्राइंडिकेटेड है? रूबेला, डिप्थीरिया, टेटनस, हेपेटाइटिस बी। पहले मैं आपको बता चुका हूं, यहाँ पर पहले समझ लेते हैं हम प्रेगनेंसी। तो याद रखना, प्रेगनेंसी में क्या रहती है? ऑल लाइव वैक्सीन। क्या है? ऑल लाइव वैक्सीन क्या रहती है? कॉन्ट्राइंडिकेट। क्या रहती है? कॉन्ट्राइंडिकेट। ऑल लाइव वैक्सीन प्रेगनेंसी में क्या रहती है? कॉन्ट्राइंडिकेट, एक्सेप्ट एक को छोड़ करके, और वो कौन सी है? येलो फीवर। कौन सी वैक्सीन? येलो फीवर। कौन सी? येलो फीवर को छोड़ करके ऑल लाइव वैक्सीन आर कॉन्ट्राइंडिकेटेड इन प्रेगनेंसी, ठीक है ना। लेकिन एक चीज और याद रखना, एक कहानी और है कि अगर प्रेगनेंसी कोई फीमेल जो है, यहाँ पर कौन सी रहेगी? तो यहाँ पर आंसर जाएगा हमारा रूबेला। कौन सा आंसर जाएगा? रूबेला बहुत स्ट्रिक्टली क्या रहती है? कॉन्ट्राइंडिकेट होती है। क्यों कॉन्ट्राइंडिकेट होती है? तो याद रखना, अगर किसी फीमेल ने रूबेला की वैक्सीन लगाई है तो उस फीमेल को हम बोलेंगे कि 3 महीने तक प्रेगनेंसी को कंसीव नहीं करना है। अगर फीमेल ने प्रेगनेंसी कंसीव कर ली है तो फिर क्या करेंगे? रूबेला की वैक्सीन उसको नहीं लगाएंगे। क्यों? क्योंकि रूबेला जो है वो क्या करता है? रूबेला क्या कॉज करता है? मैंने बताया था आपको कि रूबेला जो है वो इफेक्ट कॉज करता है क्या? बच्चे के अंदर एक तो क्या देखने को मिलेगा आपको? डीफनेस। क्या देखने को मिलेगा? डीफनेस देखने को मिल सकता है, ठीक है ना। इसको बोलते हैं कंजेनाइटल रूबेला सिंड्रोम। क्या कॉज करता है? कंजेनाइटल रूबेला सिंड्रोम। अगर आपने रूबेला लगाया है तो क्या कॉज करेगा? कंजेनाइटल रूबेला सिंड्रोम। और कंजेनाइटल रूबेला सिंड्रोम के अंदर क्या क्या आता है? एक तो आता है कौन सा? कैटारेक्ट। क्या आता है? अगर आपने लगाया है तो बच्चे के अंदर क्या देखने को मिल सकता है आपको? कैटारेक्ट। दूसरा अगर हम बात करें तो दूसरा देखने को मिल सकता है आपको PDA। क्या देखने को मिल सकता है? PDA। PDA होता है पेटेंट डक्टस आर्टियोसस। क्या देखने को मिलेगा? पेटेंट डक्टस आर्टियोसस। तीसरी अगर मैं बात करूं तो तीसरा जो देखने को मिलेगा वो देखने को मिलेगा बच्चे के अंदर डीफनेस। क्या देखने को मिलेगा? डीफनेस। तो ये तीनों चीजें होती है, उसको क्या बोलते हैं? CRS। क्या बोलते हैं इसको? CRS, कंजेनाइटल रूबेला सिंड्रोम। इस वजह से प्रेगनेंसी में स्ट्रिक्टली क्या रहती है? कॉन्ट्रा इंडिकेट होती है। आगे समझ में। तो आंसर क्या जाएगा यहाँ पर हमारा? ए आंसर जाएगा, क्योंकि किससे बचाना है हमें? CRS। किससे? CRS। और CRS के अंदर ये तीनों चीजें आती हैं, कैटारेक्ट, PDA और डीफनेस। आगे समझ में, ठीक है ना। तो कौन सी? रूबेला। आगे समझ में। TT तो हम लगाते ही हैं, ठीक है ना। हाँ, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़े। बताइए, लाइव एटेन्यूएटेड वैक्सीन कैन बी गिवन टू। लाइव एटेन्यूएटेड वैक्सीन किसको लगाते हैं हम? चिल्ड्रन अंडर 8 ईयर, हेपेटाइटिस, HIV पेशेंट, पेशेंट ऑन स्टीरॉइड, पेशेंट ऑन रेडिएशन, किसको लगाते हैं? तो देखो, लाइव वैक्सीन उसको नहीं लगाते जिसका इम्यून पावर क्या हो? वीक हो। क्या हो? इम्यून पावर क्या हो? उसका वीक हो। और इम्यून पावर किसका वीक रहता है? ठीक है ना। तो देखो, जो पेशेंट को क्या चल रही है? रेडिएशन थेरेपी चल रही है। क्या चल रही है? रेडिएशन थेरेपी चल रही है। इसका इम्यून पावर क्या रहेगा? वीक रहेगा। जो पेशेंट क्या ले रहा है? स्टीरॉइड ले रहा है। क्या ले रहा है? स्टीरॉइड। इसका भी क्या रहेगा? वीक रहेगा। HIV वाले पेशेंट का भी क्या रहता है? वीक रहता है। तो इन तीनों का इम्यून पावर क्या है? वीक है। और इम्यून पावर वीक होने वाले पेशेंट को हम कभी भी लाइव वैक्सीन नहीं लगाते हैं। लाइव वैक्सीन लगती ही किसको है? चिल्ड्रन को लगती है, 8 साल से बच्चे हैं उन्हीं को लगती है लाइव वैक्सीन, ठीक है ना। तो आंसर क्या जाएगा यहाँ पर हमारा? ए आंसर जाएगा। क्या आंसर जाएगा? ए आंसर।
और ये तीनों जो है ये क्या है, इनका इम्यून पावर क्या होता है, वीक होता है इन तीनों का। आगे समझ में आंसर क्या जाएगा, ये बहुत ही सिंपल आंसर था। ठीक है, चलो नेक्स्ट आगे चढ़ते हैं। बताइए विच वैक्सीन इज नॉट इंक्लूडेड मिशन इंद्रधनुष, अभी आपको पढ़ाया है। इसके अंदर देखो मिशन इंद्रधनुष की अगर हम बात करें, किसकी बात करें, मिशन इंद्रधनुष की अगर हम बात करें, मिशन इंद्रधनुष, ठीक है ना, मिशन इंद्रधनुष की अगर हम बात करें तो ये कब आया था, 25 दिसंबर, कब आया था ये, 25 दिसंबर 2014 के अंदर। कब आया था, 25 दिसंबर 2014 के अंदर। किसके लिए आया था ये, इसकी मैंने आपकी स्ट्रेटजी बताई थी, क्योंकि बहुत सारे बच्चे जो थे उनकी क्या है, इम्यून उनका क्या था, वैक्सीन नहीं लग पाई थी, कुछ को लगी कुछ को नहीं लगी थी। ठीक है, तो उनको करने के लिए क्या है, इंद्रधनुष, इसको लॉन्च किसने किया था, जेपी नड्डा। ये भी क्वेश्चन पूछा गया है, किसने किया है इसको, जेपी नड्डा। कितनी बीमारी के लिए आया है, 7 डिजीज के लिए। किसके लिए, 7 डिजीज के लिए। और 7 डिजीज कौन सी है, मेरा, डीपीटी, पीटीएच, ये 7 डिजीज है, मेरा, डीपीटी, पीटीएच। एम से क्या बन गया, मीजल्स, एम से क्या बन गया, मीजल्स। डी से डिफ्टीरिया, पी से परटूसिस, टी से टेटनस, इस पी से क्या बनेगा, पोलियो, क्या बनेगा, पोलियो। टी से टीबी और एस से हेपेटाइटिस बी। इन 7 डिजीज के लिए लाया गया है कौन सा, मिशन इंद्रधनुष। ठीक है, 25 दिसंबर 2014 को। एक्चुअली हुआ क्या था कि बहुत सारे जो बच्चे हैं, एक सर्वे करा गया जिसके अंदर देखा गया कि बहुत सारे जो बच्चे हैं उनको वैक्सीन या तो लगा है या फिर लगा ही नहीं है। ठीक है ना, 4 स्टेट के बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट के अंदर, राजस्थान, एमपी, बिहार और यूपी। ठीक है ना, तो उसके लिए उन बच्चों को वैक्सीन लगाने के लिए क्या किया, और इसकी कितनी फेज, 2 फेज। कितनी फेज, 2 फेज। कब आई थी दोनों फेज, बता दो। एक कब आई थी, अप्रैल से लेकर के जुलाई। पहली फेज कब आई थी, अप्रैल से जुलाई के बीच में। ठीक है ना, और दूसरी जो अप्रैल से जुलाई कब, 2015। ठीक है ना, और सेकंड जो फेज थी इसकी वो कब आई थी, अक्टूबर से जनवरी, अक्टूबर 2015 से जनवरी 2016। सेकंड फेज ये आई थी। ठीक है ना, तो अगर फेज पूछे तो आंसर ये जाना है। आगे समझ में, ठीक है ना, तो आंसर क्या जाएगा यहाँ पर, ट्यूबरक्लोसिस बिल्कुल है, मीजल्स है, डिफ्टीरिया है, अगर कोई नहीं है तो कौन सा नहीं है, मेनिंजोकोकल मेनिंजाइटिस। इसके लिए ये मिशन इंद्रधनुष नहीं आया था। आगे समझ में, चलो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बताइए टॉक्सिक शॉक सिंड्रोम इज ड्यू टू विच वैक्सीन, कौन सी वैक्सीन जो है वो क्या करती है, टॉक्सिक शॉक सिंड्रोम कॉज करती है। जवाब क्या जाएगा हमारा, मीजल्स। मीजल्स के बारे में जान लेते हैं थोड़ा सा, किसके बारे में, मीजल्स की बात आई है तो मीजल्स की जो वैक्सीन है कब लगाई जाती है, 9 मंथ पर। कब लगाई जाती है, 9 मंथ पर लगाई जाती है। ठीक है ना, मीजल्स की वैक्सीन जो है, ठीक है ना, ये इसका अगर हमने इसको खोला है तो खोलने के 1 घंटे सबसे बेस्ट होता है। कितना, 1 आवर्स जो है वो क्या होता है, सबसे बेस्ट होता है। मैक्सिमम इसको हम कब तक लगा सकते हैं, 4 आवर्स तक। कब तक लगा सकते हैं, 4 आवर्स तक हम क्या करते हैं, मीजल्स की वैक्सीन को लगा सकते हैं। अगर आपने 4 आवर्स के बाद किसी को मीजल्स की वैक्सीन लगाई तो ये क्या कॉज करती है, TSS। क्या कॉज करती है, ये टॉक्सिक शॉक सिंड्रोम कॉज करती है। क्या कॉज करती है, ये टॉक्सिक शॉक सिंड्रोम। क्या कॉज करती है, टॉक्सिक शॉक सिंड्रोम कॉज करती है। कौन सी, मीजल्स की वैक्सीन। यहाँ पर यही पूछा है कि टॉक्सिक शॉक सिंड्रोम कौन सी कॉज करती है, जवाब क्या आएगा हमारा, मीजल्स। क्या जवाब आएगा हमारा, मीजल्स जो है वो क्या करती है, टॉक्सिक शॉक सिंड्रोम कॉज करती है, अगर 4 घंटे बाद आप लगाते हो तो। ठीक है ना, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़े। बताइए दी वैक्सीन एडमिनिस्टर एज नोज ड्रॉप, कौन सी है, नोज ड्रॉप से कौन सी ली जाती है, तो इन्फ्लुएंजा। कौन सी, इन्फ्लुएंजा जो है वो कौन सी ली जाती है, नोजल ड्रॉप से क्या की जाती है, यूज की जाती है। ठीक है ना, चलो सबको पता है। नेक्स्ट बताइए फ्रीज ड्राइड वैक्सीन, ऐसी कौन सी वैक्सीन जो ड्राई है, तो आपको पता है कौन सी है, BCG वैक्सीन क्या होती है, ड्राई होती है, जिसको किसके साथ मिक्स किया जाता है, नॉर्मल सैलाइन के साथ। किसके साथ, नॉर्मल सैलाइन के साथ क्या किया जाता है, मिक्स किया जाता है। हेपेटाइटिस बी, DPT, रेबीज क्या होती है, ड्राइड वैक्सीन नहीं है। आगे समझ में, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ आगे बढ़े। द रेसिस्टेंट ऑफ पॉपुलेशन टू इन्फेक्शन एंड पैथोजन स्प्रेड ड्यू टू द इम्यूनिटी ऑफ ए लार्ज प्रेजेंस ऑफ द पॉपुलेशन इज नाउन एज,
क्या बोलेंगे उसको, बताओ आंसर क्या है इसका। देखो क्या लिखा है, क्वेश्चन समझो आंसर मिल जाएगा। दी रेसिस्टेंस ऑफ पॉपुलेशन टू इन्फेक्शन, एक इन्फेक्शन था, पॉपुलेशन क्या हो गई है, उससे रेसिस्ट हो गई है, क्या हो गई है, रेसिस्ट हो गई है। पैथोजन स्प्रेड ड्यू टू दी इम्यूनिटी, एक पैथोजन था जो इम्यूनिटी के अंदर क्या हुआ था, स्प्रेड हुआ था। ऑफ ए लार्ज प्रेजेंस ऑफ दी पॉपुलेशन इज नाउन एज, लार्ज पॉपुलेशन के अंदर एक पैथोजन क्या हुआ था, स्प्रेड हुआ था, ठीक है ना। अब क्या हो गए, वो रेसिस्ट हो गए उसके प्रति, तो वो क्या कहलाता है, आज ही मैंने आपको बताया है हर्ड इम्यूनिटी। क्या कहलाती है वो, हर्ड इम्यूनिटी। हर्ड इम्यूनिटी होती क्या है कि किसी पॉपुलेशन की मैक्सिमम पॉपुलेशन क्या कर दो, वैक्सीन लगा दो, बाकी बची हुई जो पॉपुलेशन है कुछ, उसको ऑटोमेटिकली क्या मिल जाती है, इम्यूनिटी मिल जाती है, उसको क्या बोलते हैं, हार्ड इम्यूनिटी। क्या बोलते हैं उसको, हर्ड इम्यूनिटी बोलते हैं, ठीक है ना। तो आंसर क्या जाएगा हमारे यहाँ पर, सी जो है यहाँ पर हमारा आंसर जाएगा। क्या आंसर जाएगा, सी जो है वो हमारा यहाँ पर आंसर रहने वाला है, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बताइए। Which of the following is true, क्या बात सही है, ठीक है ना। टू लाइव वैक्सीन शुड नॉट बी गिवन टुगेदर, दूसरा लाइव दे सकते हैं नहीं, टू लाइव वैक्सीन शुड नॉट बी गिवन टुगेदर, ठीक है ना। दूसरा है लाइव एंड किल्ड वैक्सीन शुड नॉट बी गिवन टुगेदर। देखो टू लाइव वैक्सीन शुड नॉट बी गिवन टुगेदर नहीं, लाइव वैक्सीन एंड किल्ड वैक्सीन शुड नॉट बी गिवन टुगेदर। Immunoglobulin should not be given for at least 6 weeks when a live vaccine is administered, ऐसा कुछ भी नहीं है। Live vaccine should not be given for 12 weeks if immunoglobulin has been given. Live vaccine should not be given, ठीक है। Two live vaccine should not be given together. Immunoglobulin should not be given before at least 6 weeks when a live vaccine is administered, ऐसा नहीं है। लाइव वैक्सीन शुड नॉट बी गिवन फॉर ए 12 वीक इफ इम्यूनोग्लोबुलिन हैज बीन, ये सही नहीं है, ये भी सही, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू, ये तीनों बात सही है लेकिन ये बात सही नहीं है, ठीक है ना। लाइव वैक्सीन तो हम शुड नॉट बी गिवन टुगेदर दे सकते हैं ना एक साथ, एक इधर दे दिया आपने, एक इधर दे दी, ये भी तो सही है कि टू लाइव वैक्सीन शुड बी नॉट गिवन, तो ये दे सकते हैं। Which of the following is true? Live vaccine should not be given for 12 weeks if immunoglobulin has been given. आंसर क्या जाएगा इसका, डी। क्या आंसर जाएगा इसका, डी आंसर जाएगा, ठीक है ना। लाइव वैक्सीन शुड नॉट बी गिवन फॉर 12 वीक इफ इम्यूनोग्लोबुलिन हैज बीन गिवन। अगर इम्यूनोग्लोबुलिन किसी को लगा दिया, ये तीनों ही बात क्या है, गलत है, ये भी ये भी ये भी, ठीक है ना। अगर किसी को हमने लाइव वैक्सीन इम्यूनोग्लोबुलिन लगा दिया है, ठीक है ना, तो 12 वीक के बाद क्या लगाएंगे हम, 12 वीक के बाद क्या, इम्यूनोग्लोबुलिन हैज बीन गिवन, ठीक है ना। लाइव वैक्सीन शुड नॉट बी गिवन नहीं दे सकते अगर आपने इम्यूनोग्लोबुलिन लगाया कब, तो 12 वीक तक, तो ये बात सही है। देखो दो लाइव वैक्सीन एक साथ में नहीं लगा सकते, हम अलग अलग जगह पर लगा सकते हैं लेकिन एक साथ में नहीं लगा सकते। लाइव और किल्ड भी नहीं लगा सकते, ये भी बात गलत है। एक बात अगर इसमें सही है तो कौन सी है, डी वाली बात जो है वो क्या है, सही है, ठीक है ना। आंसर क्या जाएगा यहाँ पर, डी जो है यहाँ पर आंसर जाएगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। दी प्राइमरी हेल्थ सेंटर, किसकी बात करें हम, दी प्राइमरी हेल्थ सेंटर लेवल वैक्सीन आर स्टोरेज। प्राइमरी हेल्थ सेंटर कहाँ पर स्टोर की जाती है, कहाँ पर की जाती है, पीएससी पर कहाँ की जाती है, आईएलआर कहाँ पर की जाती है, आईएलआर के अंदर। तो देखो सबसे पहले बात करते हैं स्टेट की, किसकी बात करते हैं हम, स्टेट की अगर बात करें तो स्टेट पर किसमें की जाती है, वॉक इन फ्रीजर, वॉक इन फ्रीजर और वॉक इन कूलर, ठीक है ना। तो वॉक इन फ्रीजर जो है इसमें -20 से लेकर के -40 क्या रहता है, टेम्परेचर रहता है। वॉक इन कूलर के अंदर 2 से लेकर के 6 डिग्री क्या रहता है, टेम्परेचर रहता है। ये तो बात हो गई स्टेट की। उसके बाद डिस्ट्रिक्ट की, किसकी बात करें हम, डिस्ट्रिक्ट की बात करें या फिर सीएससी की बात करें, तो यहाँ पर क्या रहता है, यहाँ पर क्या रहता है, तो देखो लार्ज क्या रहता है, डीप फ्रीजर रहता है। लार्ज क्या रहता है, डीप फ्रीजर रहता है, जिसमें -20 से लेकर के -40 टेम्परेचर रहता है। और क्या रहता है, लार्ज आईएलआर क्या रहता है, लार्ज आईएलआर रहता है, जिसमें 2 से लेकर के 6 डिग्री क्या रहता है, टेम्परेचर। देखो वॉक इन कूलर और वॉक इन फ्रीजर जो है 3 महीने तक स्टोर करते हैं, कितने महीने तक, 3 मंथ तक, ठीक है। और इसकी बात करें तो ये कितने महीने तक करेगा, 1 मंथ तक, कितने मंथ तक, 1 मंथ तक, ठीक है ना। उसके बाद बात आती है किसकी, पीएससी, किसकी बात आती है, पीएससी। और पीएससी पर रहता है
स्मॉल ILR और स्मॉल डीप फ्रीजर रहता है, स्मॉल डीप फ्रीजर रहता है, ठीक है ना। और एक क्या रहता है, स्मॉल ILR, क्या रहता है, स्मॉल ILR, ठीक है। और उसके बाद जो हमारे सब सेंटर होते हैं वहां पर क्या रहता है, डे कैरियर रहता है, ठीक है, ठीक है, वैक्सीन कैरियर रहता है और डे बॉक्स, ठीक है ना। तो यहाँ पर पूछा है कि PSC पर क्या रहता है, तो ILR, क्या रहता है, ILR रहता है। आगे बात समझ में, आंसर क्या जाएगा, सी जो है यहाँ पर हमारा आंसर जाने वाला है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ आगे बढ़े, बताइए। द रिस्क ऑफ कोल्ड चेन फेलियर इज ग्रेटेस्ट। कोल्ड चेन फेलियर की सबसे ज्यादा रिस्क कहां पर है फेल होने की, तो कहां पर है, सब सेंटर पर। कहां पर होती है, सब सेंटर पर होती है। आगे बात समझ में, ठीक है ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़े, चलो बताइए, सोच समझ के आंसर देना। All of the following are the rule of community nurse in school health program. All of the following are the rule of community nurse in school health program except कौन सा नहीं है, ठीक है ना। किसका, कम्युनिटी हेल्थ नर्स का, किसका, कम्युनिटी हेल्थ नर्स का क्या काम नहीं है, असिस्ट इन स्कूल मेडिकल एग्जामिनेशन एंड फॉलो अप, स्कूल के अंदर जाएगा वहां के बच्चों को फॉलो अप कर सकता है, कम्युनिटी हेल्थ नर्स का काम है। असिस्ट इन स्क्रीनिंग फिजिकल मेंटल एंड अदर स्पेशल एग्जामिनेशन चिल्ड्रन स्कूल कर सकता है। तीसरा, असिस्ट इन कम्युनिकेबल डिजीज, वो तो करता ही है, कम्युनिकेबल डिजीज जिसको हम क्या बोलते हैं, करता है। तीसरा है टू प्रोवाइड इम्यूनाइजेशन दी चिल्ड्रन, तो कम्युनिटी जो है, कम्युनिटी नर्स जो होता है, या फिर हम कम्युनिटी नर्स जो होता है वो वैक्सीनेशन नहीं लगाता, वैक्सीनेशन लगाती है कौन, ANM। किसका काम है वैक्सीनेशन लगाना, ANM का काम है, कम्युनिटी नर्स का काम नहीं है। किसका काम है, ये ANM का काम है। तो आंसर क्या जाएगा यहाँ पर, डी। क्या आंसर जाएगा, डी आंसर जाएगा। कौन सा आंसर जाएगा यहाँ पर, हमारा डी जो है वो यहाँ पर हमारा आंसर रहने वाला है, ठीक है। चलो आगे चलते हैं, जो आपने पढ़ा है क्वेश्चन वहीं से है, ठीक है। हाँ, फ्रोजन DPT वैक्सीन शुड बी, अगर DPT की वैक्सीन क्या हो गई है, जम गई है, उसको क्या करोगे आप, तो एक ही है उसका क्या करना है, उसको डिस्कार्ड कर देना है। अगर DPT की वैक्सीन क्या हो गई है, जम गई है, फ्रोजन DPT, तो उसको क्या करना है, हमें डिस्कार्ड करना है। क्या करना है, डिस्कार्ड करना है, ठीक है ना। हाँ चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम वाज लॉन्च इन द ईयर ऑफ, कब आया था, 1974 के अंदर क्या आया था, EPI, क्या आया था, EPI आया था, एक्सपेंडेड प्रोग्राम ऑफ इम्यूनाइजेशन। कहाँ आया था, वर्ल्ड के अंदर। कहाँ पर आया था, वर्ल्ड के अंदर, ठीक है ना। दूसरी बात करें 1978, किसकी बात करें, ये क्या आया था, EPI जो है वो कहाँ पर आया था, इंडिया के अंदर। कहाँ पर आया था, इंडिया के अंदर आया था, ठीक है। तीसरी बात करें 1985, तो UPI जो है वो कहाँ पर आया था, यूनिवर्सल UIP कब आया था, 1985 के अंदर। कहाँ आया था, 1985 के अंदर आया था। और इसके अंदर एक चेंजेस किया गया था, वो ये किया गया था कि वहां पर एक जो वैक्सीन है, कौन सी वैक्सीन, कोलेरा की जो वैक्सीन है उसको क्या किया गया था, इम्यूनाइजेशन शेड्यूल से क्या किया गया, रिमूव किया गया था। और उसकी जगह पर ऐड किसको किया गया था, मीजल्स को। किसको ऐड किया गया था, मीजल्स को क्या किया था, ऐड किया था, ये बात थी, ठीक है। 1992 में कुछ भी नहीं आया। तो आंसर क्या जाएगा यहाँ पर हमारा, क्या आंसर जाएगा, सी जो है वो यहाँ पर हमारा आंसर रहने वाला है, ठीक है ना। हाँ नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा वो ये है, स्मॉल पॉक्स वैक्सीन वाज इन्वेंटेड, किसने, तो स्मॉल पॉक्स की जो वैक्सीन है वो किसने इजाद की है, तो आंसर क्या जाएगा, एडवर्ड जेनर ने। किसने की है, इसके बारे में ये है फर्स्ट वैक्सीन, किसके बारे में, किसकी बात कर रहे हैं, फर्स्ट वैक्सीन जो है वो कौन सी है, स्मॉल पॉक्स। कौन सी है, स्मॉल पॉक्स। और इसको कब डिस्कवर किया गया था, 1796 में। किसके द्वारा किया गया है, एडवर्ड जेनर के द्वारा। किसके द्वारा, एडवर्ड जेनर के द्वारा। आगे बात समझ में, तो आंसर क्या जाएगा हमारा बी। कौन सा आंसर जाएगा, बी। एलेक्जेंडर जो फ्लेमिंग है, इन्होंने खोज की है फर्स्ट एंटीबायोटिक जिसका नाम क्या है, पेनिसिलिन। क्या है, पेनिसिलिन। क्या है, पेनिसिलिन। किस, ठीक है ना, किसने किया, जॉन स्नो जो है वो क्या है, एपिडेमियोलॉजी के फादर हैं। किसके फादर है, एपिडेमियोलॉजी के फादर कौन है, जॉन स्नो। और लुइस पास्चर जो है वो कौन है, माइक्रोबायोलॉजी के फादर। क्या है, माइक्रोबायोलॉजी के फादर हैं। और इन्होंने क्या है, एक वो दी है, क्या दी है, थ्योरी दी है, कौन सी, साइको सेक्सुअल थ्योरी। कौन सी थ्योरी दी है, साइको सेक्सुअल थ्योरी, ठीक है ना। तो आंसर क्या जाएगा यहाँ पर, बी। कौन सा आंसर जाएगा, लुइस पास्चर ने नहीं दिए है ना, हाँ सिगमंड फ्रॉइड ने दिए वो, ठीक है ना। लुइस पास्चर जो है ये
जर्म थ्योरी। कौन सी थ्योरी दी है इन्होंने? जर्म थ्योरी। कौन सी थ्योरी दी है? जर्म थ्योरी दी है, ठीक है ना। हाँ, आंसर क्या जाएगा यहाँ पर हमारा? बी आंसर जाएगा। क्या आंसर जाएगा? बी जो है वो यहाँ पे हमारा आंसर रहने वाला है, ठीक है ना। ग्लोबल प्रोग्राम ऑफ इम्यूनाइजेशन स्टार्टेड, ठीक है ना, कब हुआ था? तो याद रखना ईपीआई जो आया था, ईपीआई को क्या बोलते हैं हम? ग्लोबल प्रोग्राम। क्या बोलते हैं? ग्लोबल प्रोग्राम ऑफ इम्यूनाइजेशन। ईपीआई को क्या बोलते हैं हम? ग्लोबल प्रोग्राम ऑफ इम्यूनाइजेशन। तो कब आया था ईपीआई? 1974 के अंदर। कब आया था? 1974 के अंदर आया था। इसी को हम क्या बोलते हैं? ग्लोबल प्रोग्राम ऑफ इम्यूनाइजेशन। आगे समझ में, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ आगे बढ़े। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? अब देखो ये जो अम्ब्रेला प्रोग्राम जो है, ठीक है ना, ये कब स्टार्ट हुआ था? देखो एनआरएचएम जो है ना, उसी को क्या बोलते हैं हम? अम्ब्रेला प्रोग्राम। एनआरएचएम को क्या बोलते हैं हम? अम्ब्रेला प्रोग्राम। और एनआरएचएम कब आया था? 2005 के अंदर। कब आया था? 2005 के अंदर। तो आंसर क्या जाएगा हमारा? 2005। क्या आंसर जाएगा हमारा? 2005 जो है वो हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है ना। इसी के साथ हमारा ये लास्ट क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन के साथ ही कमेंट बॉक्स में आप बताओगे कि जो ये 2005 है ये एनआरएचएम क्या है? ये एनआरएचएम, ठीक है ना, एनआरएचएम ये स्कीम जो है ये कब तक आई थी? ये आप किसमें बताओगे? कमेंट सेक्शन में बताओगे। एनआरएचएम की जो स्कीम है ये कब तक के लिए आई थी, ठीक है ना। ये क्या है आपको कमेंट सेक्शन में इसका क्या है जवाब देना है। आज का क्वेश्चन सेशन हम यहीं पर क्या कर देते हैं? खत्म कर देते हैं, ठीक है ना। कम्युनिटी का क्वेश्चन सेशन, पीडिया के सभी सब्जेक्ट के क्वेश्चन हम सेशन कर रहे हैं। इसी तरीके से वीडियोस को देखने के लिए क्या कीजिए आप? लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।